नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। आज सुप्रीम कोर्ट में जो एसआईआर को लेकर के सुनवाई होनी थी वो हो गई है। अब अगली डेट मिल गई है 8 सितंबर की। लेकिन सर आज ये देखा गया कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि नाम जो काटे गए हैं उनको जोड़िए, और जोड़ने के लिए कोई फिजिकल आवेदन की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आप आवेदन कर दीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे या आधार सहित जो भी आपके पास है उसको लगाइए, अपलोड करिए, और चुनाव आयोग को साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि आप उनको वोटर लिस्ट में सम्मिलित करिए। पहली अब इसमें एक आध चीजें ये हो गई कि एक तरफ बिहार में राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, ये सारे लोग इसी मामले को लेकर के और सड़क पर उतरे हुए हैं, जनता तक पहुंच रहे हैं, जनता का व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश, चुनाव आयोग ने जितनी लफाजी की थी, जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता आकर के बता गए थे, वो सारी चीजें तो झूठ साबित हो गई और उसमें फाइनली सुप्रीम कोर्ट की मुहर भी लग गई। आखिर इस पूरे एक्सरसाइज से चुनाव आयोग को, देश की सरकार को हासिल क्या हुआ? जो आरोप लग रहा था कि सरकार के फेवर में, भाजपा को फेवर करने के लिए एसआईआर कराया गया, तो अब बचा क्या? फेवर क्या कर पाएंगे? और चुनाव आयोग के लिहाज से अगर देखें तो क्या चुनाव आयोग के मुंह पर तमाचा नहीं है सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, एक ये पूरा जो घटनाक्रम, इसको 24 जून से अब तक का अगर आप देखेंगे, लगभग 2 महीने होने को है। आज 22 तारीख, जो चुनाव आयोग ने रायता फैलाया था एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी रीजनिंग के, बिना किसी बैकग्राउंड के, उस रायते को ना तो क्या नाम है चुनाव आयोग समेट पा रहा है, ना राजनीतिक दल से समेट पा रहे हैं। और हालत ये है कि उस सारे को समेटने के लिए खासतौर पर चुनाव आयोग ने बेसिकली फैलाया रहता, तो उसको समेटने के लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। रह करके कभी वो कहते हैं कि आधार को शामिल कीजिए, कभी सुझाव देते हैं, फिर वो आदेश करते हैं, फिर वो कहते हैं कि जो ये नाम कटे हैं इनकी सूची जारी कीजिए, फिर वो कहते हैं कि हम तो नहीं करेंगे, हम बाध्य नहीं, फिर ऑर्डर करना पड़ता है, फिर वो सूची आती है, फिर कंप्लायंस रिपोर्ट, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सवाल ये है राम प्रकाश जी, इसके पीछे की मंशा पे हम बहुत बार बात कर चुके हैं, इस पर बात करने का कोई फायदा नहीं। चुनाव आयोग का काम, किसी भी संवैधानिक संस्था का काम जो लोकतंत्र के लिए काम करती है, उसका काम समावेशी होता है, इंक्लूजन होता है, ना कि एक्सक्लूजन होता है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात पूरे देश को स्पष्ट होगी, बिहार को स्पष्ट होगी, कि इसके पीछे मंशा नोबल नहीं थी, सदिच्छा नहीं थी, इसके पीछे कुछ और नहीं। ये लगातार चुनाव आयोग का आपने सारा रुख पहले भी देखा, आज भी देखा और आगे भी देखते रहेंगे। जो रायता फैलाया गया था ज्ञानेश कुमार गुप्ता और उसके सारे में, आज भी सुप्रीम कोर्ट को रह करके हालत ये होगी कि जो पॉलिटिकल पार्टियां पहले दिन से इसका विरोध कर रही है कि इतने थोड़े समय में ये सब व्यवहारिक नहीं है, आज सुप्रीम कोर्ट उनको भी घसीट लाया बीच में, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। भाई, फैसला किया है चुनाव आयोग ने विशेष पुनरीक्षण का, वो ठीक है मेरिट पे तो उसको कंटिन्यू कीजिए, अगर वो ठीक नहीं है तो उसको खारिज कीजिए। इसके अलावा भी कुछ होता है क्या? रायता फैलाया सुप्रीम कोर्ट अपने इलेक्शन कमीशन में, और गले में किसके डाला जा रहा है? पॉलिटिकल पार्टी। तो ये मैं दर्शकों को सुनता हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा कि पर्सनली जाकर के फॉर्म देने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। आज कितनी तारीख है? 22। कितने दिन बचे हैं? 9। 31 तारीख तक डेट है दावे करने की। अब तक कितने दावे हुए हैं बताया किसी ने? उस दिन जब बात हो रही थी, जब अपने ज्ञानेश कुमार गुप्ता कर रहे थे, उन्होंने क्या बताया था कि 65 लाख वोट कटे हैं और 28,000 समथिंग दावे आए। तो हो गया पुनरीक्षण फिर तो आपका, या कुछ और बच गए? 22 लाख तो मरे हुए बता दिया आपने। टोटल कितने हैं? 65 लाख। 43 लाख में से 26,000 दावे आगे, हो गया काम। ये है वो मंशा। आज सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फिजिकल देने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, 11 डॉक्यूमेंट के साथ आधार भी जमा कर दीजिए। क्या सुप्रीम कोर्ट को यह देखना नहीं चाहिए था कि आज ये आदेश हो रहा है, 22 तारीख इज ऑलरेडी गॉन, लोगों तक ये जाएगा, 9 दिन और बचेंगे, क्या इस समय सीमा को नहीं बढ़ाया जा सकता? या आप इसको दीवार के साथ चिपका करके, सुप्रीम कोर्ट भी उस रायते को रोकने की कोशिश कर रहा है। माफ कीजिएगा, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दिस इज नॉट द वे, दिस इज जस्ट नॉट द वे। इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया है, दैट शुड हैव बीन स्लैप्ड एट द वेरी ऑनसेट। पहले दिन ये बताना चाहिए था कि तुम कर क्या रहे हो और कैसे कर रहे हो। अगर एक भी आदमी का वोट कटता है इस तरीके से, तो क्या वो लोकतंत्र के लिए अच्छा है? क्या ये किसी को समझ में नहीं आ रहा? कोर्ट क्या कह रहा है कि हम हैरान हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों के जो बीएलए वो इसमें सहयोग क्यों नहीं कर रहे। क्या उनसे किसी ने सहयोग मांगा था क्या? आज तक मांगा है क्या? बता दीजिए। आज सरेआम कोर्ट के अंदर ये हुआ कि बीएलए अगर किसी की मदद करना चाह रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलए
अगर राम प्रकाश राय का फॉर्म लेके जाते हैं, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, तो क्या करेगा बीएलए, बता दीजिए। उस पर कुछ नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज पे हैरानी चाहिए, यानी कि गलती सारी चुनाव आयोग की, और उसको नोटिस किसको करना है, पॉलिटिकल पार्टी। बिहार के सीईओ को क्या कहा है कि सभी 12 जो रिकग्नाइज पार्टी है आपकी, उनको नोटिस कीजिए, उनको इसमें इन्वॉल्व कीजिए। तो ये काम तो पिछली तारीख में भी कर सकते थे। और चुनाव आयोग ने क्या उनका सहयोग मांगा? क्या चुनाव आयोग जब ये इतना बड़ा फैसला लेने जा रहा था, क्या उसने पॉलिटिकल पार्टियों से राय मशविरा किया? इतना बड़ा फैसला यूनिलेटरली होता है, क्या एक पक्षीय जो मर्जी आए आप फैसला कर दीजिए? तो ये सारे सवाल रहेंगे। ये जो नया चुनाव आयोग और नया सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से है, उस सारे का ये फॉल आउट आप कहीं ना कहीं देखिए। आज जो है ये पुनरीक्षण की जिम्मेवारी, पुनरीक्षण का ये सारे का सारा जो आउट ऑफ बॉक्स आइडिया, ये कौन लाया था? चुनाव आयोग लाया था। क्या उसको नहीं पता था कि समय कम है? क्या उसको पॉलिटिकल पार्टियों का सहयोग नहीं मांगना चाहिए था, या उनसे आम सहमति नहीं लेनी चाहिए थी? और जब चुनाव आयोग बुरे तरीके से नाकाम हो गया, तो अब पॉलिटिकल पार्टियों को कहा जा रहा है, उनके ऊपर लादा जा रहा है कि आप भी इस पर आइए। पॉलिटिकल पार्टी को लताड़ने का क्या मतलब है? लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट तो आखिर जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, तो वो तो जो राजनीतिक दल है वो जो बात कह रहे थे, उन्हीं उसी बात को उसने आगे बढ़ा दिया। भाई राजनीतिक दल तो कह ही रहे थे कि अब हमारे लोग जो है वो, आप 65 लाख लोगों की सूची सार्वजनिक करवाइए, फिर हमारे लोग खोजेंगे। 65 लाख लोगों की जो नाम काटे गए, उन सब की सूची चुनाव आयोग को सार्वजनिक करनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने करवा दिया उसको भी। फिर आज वो राजनीतिक पार्टियों को एक तरीके से भाई उन्होंने उसमें शामिल किया बाकायदा, कि अब आप इसको देखिए, इसमें आगे बढ़ाइए। इसका मतलब तो क्या ये सीधे तौर पे नहीं माना जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से राजनीतिक पार्टियों को ऑथराइज कर दिया कि आप लोग इसमें जनता का साथ दीजिए और जनता के साथ लग करके मेहनत करवाइए, ताकि चुनाव आयोग के जो इरादे हैं उस पर पानी फेरा जा सके? राम प्रकाश जी, बिहार के अंदर 1,62,000 बीएलएज हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के रिकॉग्नाइज्ड। हाँ। आज से पहले क्या बताया चुनाव आयोग के जो केस से मिली, कि बीएलएज अगर किसी का फॉर्म लेके जा रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। सवाल ये था, क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है? बीएलएज किस काम के लिए होते? बीएलएज तो इसी काम के लिए होते हैं, बूथ लेवल असिस्टेंट्स किस काम के लिए होते हैं? जब उनके स्वीकार नहीं किए जा रहे तो वो कैसे सपोर्ट करेंगे, बता दीजिए किसी को। और आज से सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो दिन कितने बचे हैं? 9। अगर चुनाव आयोग की ही मान ले तो 43 लाख है ना, 22 लाख तो आपने मृत बता दिए, 43 लाख तो अब भी हैं जिनको दोबारा वो किया जा सकता है, संपर्क किया जा सकता है, सारी बात की बात। दिन बचे 9, तो क्या आपको उसकी टाइमलाइन नहीं बनानी चाहिए? आज आपने कहा है उनको नोटिस जाएगा, वो लोग आएंगे, सारी चीजें होंगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति है, बारिश की स्थिति है, जो भी स्थिति है, क्या उस टाइम को बढ़ाया जाना चाहिए? नहीं। ये भी मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को छोड़ता हूँ। सवाल ये है कि इस रायते को फैलाने की जरूरत क्या है, कौन फैला रहा है रायता? और फिर वो जो मूल सवाल है वो आज भी वहीं खड़ा हुआ है कि जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए हैं उन फार्मों के साथ, और प्रशांत भूषण ने कोर्ट में क्या कहा कि 12% लोगों के फार्म पर ये लिखा हुआ है नॉट रिकमेंडेड, उसका क्या कर लोगे आप, बताओगे मुझे? जो 7 करोड़ 20 लाख से ऊपर फार्म है, उनमें से अगर 12% पे लिख दिया कि नॉट रिकमेंडेड, उसका क्या करोगे आप? तो उस पर कह दिया कि हम उनको भी ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल कर लेंगे। जिसपे नॉट रिकमेंडेड है उसको को भी आप शामिल कर लेंगे, जिसने डॉक्यूमेंट भी जमा नहीं कराए उसको भी शामिल कर लेंगे, आगे पीछे। फिर इस एसआईआर का मतलब क्या था? क्यों ये नरक मचाया आपने वहां पर? इसका कोई जवाब है क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए था कि इस पूरे चीज के पीछे मंशा क्या है, इसको लागू कैसे किया जा रहा है, कौन लोग इसमें सारे में ये सब कर रहे हैं। आज आपको पॉलिटिकल पार्टियों की याद आ गई, जब उनके बीएलएस फार्म लेके आ रहे तब आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, एक्नॉलेजमेंट नहीं देते। तो चुनाव आयोग की मंशा का सवाल है ना। और वो कह रहे कि सुप्रीम, हमने जो है इनको कंप्लायंस रिपोर्ट दे दी है। कंप्लायंस रिपोर्ट कब दी आपने? दिस इज 22 अगस्त टुडे। ये क्यों भूल रहे हैं? जो सारी डेडलाइंस बिल्कुल नजदीक आती जा रही है। सवाल तो ये है ना, 65 लाख नाम आप ऑलरेडी काट चुके हो, दावा करने का समय केवल 9 दिन बचा हुआ है। अब आप कह रहे हो कि सारी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, आम आदमी करे तो करे क्या, और वो बीएलए करे तो क्या करेगा? सवाल इतना था कि क्या इस टाइमलाइन को बढ़ाया जा सकता है? चुनाव आयोग को भी नहीं चाहेगा, चुनाव आयोग तो आधार भी नहीं चाहता, चुनाव आयोग तो एपिक भी नहीं चाहता, चुनाव आयोग तो राशन कार्ड भी नहीं चाहता। चुनाव आयोग की तो मंशा इंक्लूजन की है नहीं, उसकी तो पूरी की पूरी मंशा ही एक्सक्लूजन की। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को यह बात समझ में नहीं आ रही है? या माफ कीजिएगा, थोड़ा सा शब्द ऐसा प्रयोग कर रहा हूं, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू द ऑनरेबल जजेस, क्या जो इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ भी किया इस मामले में, उस फैलाए हुए रायते को समेटने की जिम्मेदारी अपने सुप्रीम कोर्ट ने ले ली अपने ऊपर? वरना इस मामले को अगर मेरिट पे आप देखेंगे, इतनी बड़ी एक्साइज को इस रूप में करने का कोई वैज्ञानिक आधार किसी भी रूप में हो तो आप बता दीजिए।
उसको करने की बजाय पॉलिटिकल पार्टीज को आप इन्वॉल्व कीजिए, अच्छी बात। लेकिन क्या इस देश में पहले विशेष पुनरीक्षण नहीं हुए क्या? पहले पॉलिटिकल पार्टीज को सेम पेज पे नहीं लिया गया क्या? उनसे राय मशविरा नहीं लिया गया? उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया क्या? बीएलएज होते इसी काम के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट बीएलएज को, सुप्रीम कोर्ट को याद आ रही है, चुनाव आयोग को क्यों नहीं याद आई बीएलएज? काम तो उसका ही। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को एक तरीके से संरक्षण देने की कोशिश कर रहा है। उसकी जो गलती है उसको लताड़ लगाने की बजाय उस जो ओनर्स था उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों में शिफ्ट करने की जो कोशिश है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानना है। और इसको अगर आप खोल के देखेंगे तो सारी की सारी चिंता वही है कि मूल चिंता इस देश के अंदर नागरिक की होनी चाहिए, वोटर की होनी चाहिए, ना कि चुनाव आयोग के फैसले को बचाने। ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है, विद नो ऑफेंस टू ऑनरेबल जुडिशरी एंड द सुप्रीम। लेकिन सर स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो चुनाव आयोग के हित में कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का तो गया नहीं है, तो ये अगर चुनाव आयोग के हित में नहीं गया तो जनता के हित में ही जाएगा। राम प्रकाश जी, चुनाव आयोग कोई व्यक्ति नहीं होता। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था होती है, उसका एक मैंडेट होता है, उसका देश के प्रति एक कर्तव्य होता है, लोकतंत्र के प्रति एक कर्तव्य होता है, और दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल फ्रेंडली, नागरिक फ्रेंडली, ना कि पॉलिटिकल पार्टी और सत्ता फ्रेंडली। एक बात तो ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि उसके किसी भी काम के पीछे जो मंशा है वो जनहित की होनी चाहिए, वो आपके नागरिक की होनी चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी या को सत्ता से दूर रखने की या पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में लाने के लिए वो सब खेल करने का काम चुनाव आयोग का नहीं होना चाहिए, ना होता है। उसके बावजूद भी वो किस मंशा के साथ लाए थे? आपने देखा था ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने 83 मिनट तक क्या बकवास की थी दिल्ली में बैठ करके? किसी बात का कोई सिर पैर था? क्या कह रहे थे वो? कि चुनाव से पहले पुनरीक्षण होना चाहिए, सभी तो शुद्ध होंगी सारी मुद्दा। बहुत अच्छी बात, पूरी तरह सहमत हुई। लेकिन फिर तो ये विशेष पुनरीक्षण का काम लोकसभा चुनाव से पहले होना चाहिए था ना, 2024 में। आज क्यों कर रहे हो? और ओनली बिहार में क्यों कर रहे हो? और जब उनसे ये पूछा गया कि अगले साल वेस्ट बंगाल में भी चुनाव और तमिलनाडु में भी चुनाव है, उस पर आपका क्या, बाकी देश का क्या? तो उन्होंने कहा कि हम तीनों बैठ करके फैसला करेंगे, यानी कि वेस्ट बंगाल में भी ऐसे ही करेंगे जैसे बिहार में कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने जो एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड एक साजिश और षड्यंत्र के तहत ओवरनाइट जो एक फैसला लिया एसआईआर का, उससे सबक लेने की बजाय वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से सैंक्टिटी लेकर के, क्या वो बिहार में भी इसको, वेस्ट बंगाल में भी यही लागू करेगा क्या, या तमिलनाडु में भी यही लागू करना चाहते हैं? ये चीज सोचनी पड़ेगी। चुनाव आयोग को सुविधा देखनी चाहिए आम नागरिक की, आम वोटर की, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की या अपने अहंकार की। जब भी आप किसी पद पे होते हैं, किसी संगठन के मुखिया होते हैं, आपको ये देखना होता है कि आपके संगठन की साथ बचे, उसकी जो निष्पक्षता है वो सारी की सारी बची रहे, ना कि आप अपनी किसी लॉयल्टी किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के प्रति। ये बात उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सपोज हुई कि वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। वो हर जगह एक्सपोज हो रही। आधार कार्ड को आपने किस बेसिस पे मना किया था, बता दीजिए। और अगर आधार कार्ड को तब नहीं ले रहे तो अब क्यों ले रहे? एपिक को क्यों नहीं लिया आपने? आपने राशन कार्ड को क्यों नहीं लिया? शुरू में जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया उन्होंने, उनके तो ये डॉक्यूमेंट लगे ही नहीं हुए। जो अब अप्लाई करेंगे उनके लिए लागू हुई। तो जिन्होंने नहीं लगाए ये, उनका क्या होगा? जिन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाया उनका क्या होगा? इन सवालों का जवाब है किसी के पास? तो सुप्रीम कोर्ट में सब वकीलों ने ये पूछा, सबने पूछा, आज नहीं लगातार पूछा कि साहब कितने लोगों ने फार्म के साथ डॉक्यूमेंट नहीं लगाए? आपको जवाब मिल गया क्या? उधर ज्ञानेश गुप्ता से पूछा कि साहब कितने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे? उन्होंने कहा कि ये सारा ना बीएलओ के लेवल पे है, रिटर्निंग अफसर के लेवल पे। तो आपके लेवल पे नाम काटना है क्या? कमाल देखिए, आप डेली अपडेट करते थे, डेली अपडेट करते थे, और कितने डॉक्यूमेंट लगे हैं ये उनको नहीं पता। तो इसके अंदर राम प्रकाश जी ये आम आदमी का मसला है। इसमें अगर आपकी मंशा संदिग्ध है तो पूरी कवायद संदिग्ध हो जाती है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। 8 सितंबर को हियरिंग होगी, तब तक ये क्लेम वगैरह सारी की तारीख जा चुकी होगी। कर लीजिए, क्या करेंगे आप? घूमते रहिएगा, जा करना है, उन्होंने जो करना है वो कर लेंगे। तो क्या एसआईआर को निरस्त कर दिया जाना या उस पर रोक लगा देना सबसे उचित और बेहतर विकल्प था? राम प्रकाश जी, कोई भी व्यक्ति इस कवायद के पीछे की, जब आप देखिए मैंने कोई फैसला किया और आप ऑनरेबल जज, अगर मैं अपने फैसले को आपके सामने जस्टिफाई नहीं कर पाता ऑन मेरिट्स, ऑन द लॉ पॉइंट्स, आपके पास अधिकार है कि आउटराइटली मुझे खारिज कर दे। ये 6-6, 7-7 तारीख में कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार के अंदर जो है असमंजस की स्थिति है, पूरे के पूरे राजनीतिक दलों में असमंजस है, और पूरे देश के वोटर के अंदर ये हालत होगी कि पता नहीं
देखिए, इस देश के संविधान ने एक ही चीज आपको दी है गारंटी, वो है वोट का अधिकार। आपके वोट के अधिकार से आप सरकार चुनते हैं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने आते ही पहला काम ये किया कि उसने ये तय कर दिया कि सरकार बताएगी कि उसे कौन चुनेगा। ये इतना बड़ा, जिसको नया चुनाव आयोग बता रहे थे सरकार को, अपने पॉलिटिकल पार्टी जो विरोधियों को, अपोजिशन को, ये एक बहुत ही सी चेंज था चुनाव आयोग की दृष्टि के अंदर। और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप पहली 3-4 बहस देखेंगे, चुनाव आयोग के वकील ने किसी भी लॉ पॉइंट के ऊपर कभी बहस नहीं, हमें ये करने दीजिए, हमें ये करने दीजिए, हमें डॉक्यूमेंट मत जोड़िए, हमारा ये मत कीजिए, हमें कर लेने दीजिए, आप बाद में देख लीजिए। ये कोई सुप्रीम कोर्ट की बहस होती है क्या? और उसके बावजूद भी अगर वो कवायद जारी, तो माफ कीजिएगा, फिर वही बात है कि रायता मैंने फैलाया और समेटेंगे आप। ये ना तो मेरे लिए अच्छा है और ना ये आपके लिए अच्छा है। दोनों की कहीं ना कहीं जो साख है उसके ऊपर प्रश्न चल रहा है। तो आज की ओवरऑल अभी तक हम जो देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो पैटर्न रहा भाई, हमेशा सुप्रीम कोर्ट का अपना एक प्रोसीजर होगा सर, वो जो भी लीगल प्रोसीजर होता है तो उसके हिसाब से जो चीजें होंगी वो उस लिमिट में ही तो डिसीजन दे सकते हैं। तो क्या चुनाव आयोग, हम भाई बेसिकली अगर हमारा जो हमारी दो चीजें हैं जिन पर फोकस करना चाहिए, एक चुनाव आयोग, दूसरा सुप्रीम कोर्ट, इन्हीं दोनों को लेकर के जो कुछ भी है वो है भाई। एक तरफ चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहा है कि चुनाव आयोग आखिर किस मंशा के तहत ये इस एसआईआर को लेकर के आया, क्यों उसे इतनी जल्दबाजी थी, एक ही महीने में इतना सारा डेटा का इतनी जरूरत क्यों पड़ गई, और क्यों जो जरूरी कागजात अभी तक देश में हर चीज के लिए मांगे जाते हैं आपने उन सारे को सिरे से खारिज कर दिया। इवन अपना ही इशू किया हुआ एपिक आपने मानने से इनकार कर दिया। एक तो चुनाव आयोग से ये सवाल थे, सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट आखिर इसको रोक क्यों नहीं लगा रहा है, निरस्त क्यों नहीं कर रहा है, क्यों चुनाव आयोग कोई ऑर्डर नहीं कर रहा है कि नहीं आप इसको फौरन रोकिए और जो आपने फरवरी में वोटर लिस्ट जारी की थी फाइनल सूची, उसके हिसाब से चुनाव करवाइए। साथ में ये भी सवाल था कि क्या क्यों आखिर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं मानेंगे उस पर। तो इनमें से अधिकतम सवालों के जवाब तो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने आदेश के तहत दिया ही। अब भाई वो सीधे सवालों का जवाब तो देने नहीं आएगा, चाहे वो कोई सियासी दल पूछे या कोई आम आदमी या कोई पत्रकार, लेकिन उसने उन सारे सवालों को तो कवर अप किया ही। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों से जो सवाल थे देश के, उसको आप कितना हल होता हुआ पा रहे हैं इस पूरी सुनवाई के बाद? राम प्रकाश जी, महत्वपूर्ण बात है मंशा की, महत्वपूर्ण बात है प्रक्रिया की, महत्वपूर्ण बात है टाइमलाइन की। आज आपके इलाके में बाढ़ आई हुई है, आप अपने घर से 50 किलोमीटर दूर किसी राहत शिविर में बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूं 9 दिन के अंदर आप ये कागज लाइए, आप ले आएंगे क्या? कहां से लेके आएंगे? सवाल ये आएगा कि नहीं? आप अपनी जान बचाएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे या अपने राशन कार्ड लेने जाएंगे? ऐसी क्या आफत होगी? सवाल ये। और क्या ये एक्सरसाइज पहले शुरू नहीं की जा सकती थी? जो मैं आपको हमेशा से एक बात कहता हूँ, जो हर साल चुनाव आयोग कोई पहली बार तो 1950 से चुनाव करा दिया, 75 साल से चुनाव ही कराता है चुनाव आयोग, और तो कुछ कराता नहीं। ये विशेष पुनरीक्षण क्या 4 महीने पहले शुरू नहीं हो सकता? इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग दे दे। वाई नाउ? सुप्रीम कोर्ट दे दे इस बात का जवाब कि क्या चुनाव आयोग की जो ये सारी कवायद है, क्या ये फिजिबल है, साइंटिफिकली ह्यूमनली फिजिबल है? आपने तो कह दिया कि इतने फार्म आ गए। सारा देश आपसे चीख के ये पूछ रहा है कि कितनों के साथ डॉक्यूमेंट है। कितने साथियों ने ये दिखाया ग्रास रूट से जाकर के, फील्ड रिपोर्टिंग से, कि साहब बीएलओज खुद ही साइन कर रहे हैं, सब बिना डॉक्यूमेंट के फार्म अपलोड कर रहे हैं। कितने सबूत चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे पे है। उसके बावजूद अगर समझ में नहीं आ रहा, इसको क्या कहेंगे आप? केवल इस बात पे कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसके कामकाज में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो उसके कारण यहां पर आज ला के खड़ा कर दिया ना देश कि जो मर्जी आए। मोदी जी क्या करते हैं? शाम को आज रात 8 बजे के बाद ये नोट कूड़ा हो जाएगी, रद्दी हो जाएगी। तो चुनाव आयोग वही कर रहा है क्या कि 1 महीने के अंदर हम ये करेंगे? कर लीजिए, सजाइए। 65 लाख वोट इस तरीके से नाम काट देना, 22 लाख को मृतक बता देना। वो मृतक दिल्ली में आके राहुल गांधी के साथ चाय पी रहे, वो मृतक वहां बिहार की सड़कों पर यात्रा के दौरान उनको अपनी वो बता रहे, सारे के सारे कागज दिखा रहे, और चुनाव आयोग को कागज नहीं चाहिए। तो ये आपका कौन सा लोकतंत्र बना रहे हैं आप? सवाल ये आएगा। और सुप्रीम कोर्ट इस तरह की जो टेंडेंसी है, इस तरह की जो प्रवृत्ति है एक संवैधानिक संस्था की, उसको नहीं रोकेगा तो ये आगे मल्टीप्लाई होगी या कम होगी? सवाल ये है कि अगर मैंने कोई गलती की है तो आप मुझे वही तलब कीजिए ना कि नहीं ये गलत है और ये ऐसे होना चाहिए। आज आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तो यही कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट टाइमलाइन नहीं बढ़ा सकता है। ये जो आप 22 तारीख के बाद 9 दिन बचेंगे, क्या इनको 20 दिन नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, पता है हमको।
ये उनको पहले दिन भी पता था कि हियरिंग जितनी लंबी चलेगी उतनी टाइमलाइन प्रेस हो जाएगी, क्योंकि बिहार के अंदर 22 नवंबर इज द लास्ट डेट, उस तब तक विधानसभा नहीं गठित होनी। तो क्या ये बात चुनाव आयोग को नहीं पता थी? क्या ये बात सुप्रीम कोर्ट को नहीं? ये बात किसको नहीं पता? मेरा आपसे सवाल है। सुप्रीम कोर्ट का काम फैसले देना नहीं, माफ कीजिएगा फिर कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी का काम न्याय देना होता है। इस मामले में आप ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, करते रहिए, बधाई आपको। क्या आप न्याय दे रहे हैं? जो इतनी बड़ी आबादी बाढ़ से पीड़ित है, क्या उसको न्याय मिल रहा है? इसमें कितनों के डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा? जिसपे 12% ने बीएलओ ने ये लिख दिया नॉट रिकमेंडेड। एक सवाल का जवाब दीजिए आप। बिल्कुल अच्छी बात है, आज आप चुनाव आयोग के वकील की तरह पेश आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। आप उधर से आ रहे हैं, मुझे एक बात बता दीजिए, आपने 12% पे किस बेसिस पे बीएलओ ने ये लिख दिया कि नॉट रिकमेंडेड? पहले बात तो लिखा उस कौन सा अधिकार था उसको? और जब नॉट रिकमेंडेड लिख दिया तो अब वो ड्राफ्ट लिस्ट में आएगा कैसे? ये बता दीजिए। अगर आना था तो उसने लिखा कैसे? डॉक्यूमेंट जो जिनके सबमिट नहीं हुए, फॉर्म अपलोड कर दिया आपने, मेरे तो साइन ही नहीं है उस पर। आपके पास मेरे डॉक्यूमेंट कहां से है? जब मेरे डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उस फॉर्म का क्या करेंगे? अपलोड करके भी क्या करेंगे? तो आपने डेटा का तो पेट भर दिया, ज्ञानेश कुमार गुप्ता के कागज पूरे कर दिए कि इतने फॉर्म भर दिए गए। ये क्यों नहीं बता रहे कि कितने के डॉक्यूमेंट लगे, कि कौन कौन पूछे? मीडिया ने पूछ लिया, सुप्रीम कोर्ट में पूछ लिया, वकीलों ने पूछ लिया, और कहां पता लगेगा आपको? ये बीएलओ को पता है, रिटर्निंग अफसर्स को पता है, बाकी सारा आपको पता है। तो ये जो सारी की सारी मंशा है ना राम प्रकाश जी, ये कोई अच्छा संकेत लोकतंत्र के लिए नहीं है। बाकी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी ताकतें है, अपना अधिकार है, उसकी एक अपनी पोजीशनिंग है, चुनाव आयोग की अपनी, उनकी साख का ठेका मैं और आप तो नहीं ले सकते। हम तो केवल एक राजनीतिक सवाल है सर। आज जब बिहार में एसआईआर को लेकर के, वोट चोरी को लेकर के, जहां वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लग रहे हैं, एक एक सड़क पर लोग वोट चोरी के अगेंस्ट में सड़क पे उतर रहे हैं, सियासी दलों के लोग जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस यात्रा को, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और इत्यादि इत्यादि बहुत सारे लोग, इंडिया गठबंधन या महागठबंधन जो भी कहिए उसकी रैली, उनके लिए उनके इस अभियान में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो कितना बड़ा एक जो है उसको प्रमाणित करता हुआ दिख रहा है कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा था? राम प्रकाश जी, उनका काम तो हो चुका है, उनका काम सड़कों पे हो रहा है, उनका काम संसद में हो चुका है, उनका काम ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने कर दिया मैक्सिमम। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते ना तो भी थोड़ा बहुत लोगों को ये रहता है कि ढोल ढके हुए ढके रहेंगे। उन्होंने जिस तरीके से मुंह खोला और जो एक भी एक्शन को डिफेंड नहीं कर पाए, उसके बाद तो सड़कों को तो पता लग ही गया, पूरी संसद को पता लग गया 1 महीने के अंदर कि एसआईआर पे चर्चा क्यों होती है। और कितने दिन के बाद ज्ञानेश कुमार गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जब सारा मामला खत्म हो चुका था। और अब जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, इसलिए मैंने कहा कि रायता किसी ने फैलाया, समेट कोई रहा है, लेकिन जो मैसेज जाना था डाउन दी लाइन, डेमोक्रेसी को लेकर के, लोगों के अधिकारों को लेकर के, वो सारा मैसेज नीचे चला गया है। और एक बात बड़ी स्पष्ट हो गई कि ये लोकतंत्र जो अभी तक चलता आया था ना ऑटो मोड में, उस ऑटो मोड में इस लोकतंत्र को अब चलने नहीं दिया जाएगा। ये आप स्पष्ट मान के चलिए, क्योंकि हर स्टेट में चुनाव होते हैं, कोई पहली बार थोड़ी हो रहे, तो बिहार में ही नहीं हो रहे ना, आखिर चुनाव भी नहीं है, चुनाव तो आगे भी होंगे जैसे भी होंगे। उसमें इस तरीके की भिम्स और फैंसीज के जरिए इतनी बड़ी एक्साइज को आप एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड, आफ्टर थॉट के तहत शुरू कर देंगे, और अपनी मनमर्जी के तहत तर्क और कुतर्क का भेद मिटाते हुए केवल एक ही चीज कि साहब हमें ये करने दीजिए। आज भी ये कहा कि आप हमें कर लेने दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय कर लेने दीजिए? ये जो लोग रह गए, इनके प्रति जवाबदेह कौन है? देश के कानून के प्रति जवाबदेह कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, सड़कों पे जो कुछ हो रहा है, संसद में जो कुछ हो रहा है, और कल जब संसद का सत्र खत्म हो रहा था, जो आपने लोकसभा में सीन देखे, क्या नारे लगते थे पहले? मोदी मोदी मोदी, कैसे शहंशाह की तरह आते थे। और कल कौन से नारे देखे आपने? और उसके बाद जब वो चाय, जो कस्टमरी चाय पार्टी होती है, चाय पीते इनफॉर्मली स्पीकर के पास, बिड़ला साहब के उस कमरे में वो चेहरे देखे थे सारे आपने? मैं चाहूंगा वो दर्शकों को दिखा दीजिएगा। ये है वो जो 11.25 साल का आपका कुल जीवन, कि आप शहंशाह से चले थे और वोट चोर के नारे आपकी मौजूदगी में लगते हैं। और राज्यसभा में जिस तरीके से गृह मंत्री को नारे लगाए गए, ये अनायास नहीं, इसकी प्रिल्यूड बहुत समय से बन रहा है, और समय रहते इसको पहचान लिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने वो काम किया है, राजीव कुमार वो काम करके गए थे, जो 75 साल की जो चुनाव आयोग की अर्जित साख थी,
उन्होंने 1 साल के अंदर मिट्टी में मिला दिया। पहले महाराष्ट्र के जो सारा खेल और अब बिहार का जो कुछ है। उसके बाद भी अगर आप लोकतंत्र के प्रहरी अपने आप को मानते हैं तो आपको मुबारक। देश देख रहा है, देश ने संसद के बाहर 1 महीने एसआईआर के नारे लगते देखे। देश ने यह भी देखा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की बहस चुनाव आयोग के वकील कर रहे थे, बिहार की सड़कों पर जो कुछ हो रहा है, तो ये सारा वैसे ही नहीं है। ये आपने अर्जित किया है, ये तय मान करके चलिएगा, इसके परिणाम भी इन्हीं को भुगतने पड़ेंगे जो जिस मंशा के साथ इस लोकतंत्र का जो कुछ भी कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं फिर कहूंगा कि उनके लिए एक अवसर है ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर अपनी साख क्रेडिबिलिटी को कायम रखने। बिल्कुल। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फिलहाल आदेश किया है, अब वो जनता के लिए कितना कारगर होगा ये देखना होगा। लेकिन महागठबंधन के लिए निश्चित तौर पे इस फैसले को एक पॉजिटिव तौर पे जरूर देखा जाएगा और शायद अब जो वहां पर रैलियां हो रही होंगी उसमें ऑलरेडी नेताओं ने उसको उठाना, कोट करना शुरू कर दिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।